उस दिन मेरे पेट में दर्द की ऐसी भीषण लहरें उठ रही थीं कि मेरा पूरा अस्तित्व टूट रहा था। दर्द इतना अधिक था कि मैं तकलीफ की तीव्रता से बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। मेरे हाथों में ठंडा पसीना आने लगा था और अब तो मुझ में इतनी शक्ति भी नहीं बची थी कि मैं अपने कदमों पर चल भी पाती। इतना दर्द था, इतना ज्यादा दर्द था कि मुझसे अब सहन ही नहीं हो पा रहा था। और ये तकलीफ कोई आज पहली बार नहीं उठी थी, बल्कि यह पिछले लगभग 1 हफ्ते से लगातार मेरे साथ यही हो रहा था कि दर्द उठता और मुझे निढाल कर देता। इस तकलीफ के बारे में मैंने कई बार अपनी सास कौशल्या देवी को बताया और अपने पति अर्जुन से भी बार बार जिक्र किया था, लेकिन वे दोनों मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहे थे। वे दोनों बस एक ही बात पर अड़े हुए थे। वे तीव्रता से चाहते थे कि मैं किसी डॉक्टर के पास न जाऊं। मेरी सास ने घर में जो कोई 1-2 दवाइयां पड़ी थीं, वही मुझे खिला दी। कभी कुछ चूर्ण दे देती और कभी कोई फक्की वगैरह मेरे हाथ पर रख देती और मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगती, बेटी, बस तुम अब ठीक ठाक हो जाओगी, ईश्वर पर अपना पूरा भरोसा रखो और थोड़ा आराम करो। लेकिन उनकी इन दवाइयों और तसल्लियों से दर्द कम होने के बजाय उसकी तीव्रता में और अधिक वृद्धि होती चली गई थी और मेरी शारीरिक स्थिति पल पल बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। आज भी बिल्कुल वैसा ही हुआ था। मैं सुबह से इस दर्द को बर्दाश्त कर रही थी और तड़प रही थी। आज भगवान का करना कुछ ऐसा हुआ कि सुबह सवेरे ही मेरा पति ऑफिस के लिए निकल गया और मेरी सास भी पड़ोस में किसी मंडली या कीर्तन में सम्मिलित होने के लिए गई हुई थी। मैं घर में अकेली तड़प रही थी कि तभी हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बहुत ज्यादा मुश्किलों से दीवारों को थाम कर चलती हुई किसी तरह दरवाजे तक पहुंच गई थी। मैंने जैसे ही हिम्मत करके दरवाजा खोला तो सामने हमारी एक पड़ोसन खड़ी थीं, जिन्हें सब लोग शांति काकी पुकारते थे। मुझे देखते ही वे तुरंत कहने लगीं, क्या हुआ बेटी? मैं तो सुबह से तुम्हारा दरवाजा खटखटा रही हूं और तुम हो कि दरवाजा खोलने ही नहीं आ रही हो। मैंने कराहते हुए उनसे कहा, काकी, मेरी हालत इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है। मैं बहुत मुश्किल से यहां तक आई हूं। मुझसे तो अब चला भी नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से मैं इस दरवाजे तक पहुंची हूं। वे मेरा यह हाल देखकर घबरा गईं। उन्होंने तुरंत मुझे सहारा दिया और पकड़कर चारपाई तक लाईं और कहने लगीं, भगवान की बंदी, अपनी यह हालत तो देखो कैसी हो गई है तुम्हारी। तुम आखिर डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती? मैं अब उन्हें क्या बताती? मैं तो खुद बेबस थी जब मेरा पति और मेरी सास ही मुझे अस्पताल लेकर जाने के लिए तैयार नहीं थे, तो मैं भला खुद कैसे अकेली जा सकती थी? मैंने नजरें नीची करके कहा, हाँ काकी, मेरे पति जब अपने काम से फारिग होकर घर आएंगे तो वे मुझे ले जाएंगे। पर वे मेरी बात सुनकर हैरानी से बोलीं, अरे, कल ही तो छुट्टी का दिन था और तुम्हारे पति को भी छुट्टी थी, तो फिर तुम्हारा पति तुम्हें कल क्यों नहीं लेकर गया? मैं उनकी यह बात सुनकर बिल्कुल खामोश हो गई थी। वे बड़ी उम्र की अनुभवी महिला थीं। वे मेरी खामोशी देखकर सब कुछ समझ गई थीं। वे कहने लगीं, देखो मेरी बात सुनो, इस वक्त तो मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, वरना मैं तुम्हें खुद अस्पताल ले जाती। लेकिन तुम ऐसा करो कि जैसे भी हो सके डॉक्टर को जरूर दिखाओ। कहीं ऐसा न हो कि और देर हो जाए और तुम्हारी जान को कोई खतरा हो जाए या फिर तुम्हारे पेट में मौजूद इस बच्चे को कोई नुकसान पहुंच जाए। जब मैंने अपने बच्चे के बारे में यह बात सुनी तो मेरा दिल अंदर से दहल सा गया था। मैंने सहम कर कहा, काकी, मैं कुछ करती हूं। और फिर मैं दोबारा खामोश हो गई थी और बस यही सोचने लगी थी कि आखिर किस तरह मैं डॉक्टर तक पहुंच पाऊंगी। मैं बहुत नासमझ थी और पहले कभी जीवन में अकेली अस्पताल भी नहीं गई थी। मुझे वह पड़ोसन जाते जाते कहने लगी, बेटी, अगर तुम कहो तो मैं कल ही तुम्हारे लिए समय निकालकर तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूं। मैंने उस समय तो उनसे यही कहा कि मैं आपको देखकर बताऊंगी, लेकिन मेरे मन में यही डर था कि अगर मेरी सास और मेरे पति घर पर मौजूद हुए तो मैं भला उनके होते हुए कैसे निकल पाऊंगी। वे कहने लगीं, देखो, तुम्हारी सास अगर कहीं बाहर जाए तो तुम तुरंत तैयार हो जाना और किसी तरह मुझे बुलवा लेना।
मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उनकी इस बात पर मैं खामोश रह गई थी, मगर दिल में एक इरादा कर लिया था। कुछ दिन बीते और फिर ऐसा हुआ कि मेरी सास को अपनी बहन के घर जाना पड़ा। उन्हें वहां पर एक रात के लिए रुकना था। जैसे ही वे घर से बाहर निकलीं, मैंने तुरंत अपनी पड़ोसन को संदेश भिजवा दिया कि अब मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। ईश्वर उनका बहुत भला करे। वे उसी समय मेरे पास चली आईं। लेकिन जैसे ही हम अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर मुझे एक अलग कमरे में चेकअप के लिए लेकर गई, तो वहां जब उसने आकर मेरा परीक्षण किया तो उसकी तो चीखें ही निकल गई थीं। उसकी चीखें सुनकर अस्पताल की सारी नर्सें मेरे कमरे में जमा हो गईं। वे सब मुझे इतनी हैरानी और अजीब नज़रों से देख रही थीं कि जैसे मैं पता नहीं कौन सी अनोखी जीव हूं। उन सब की आंखों में एक अजीबोगरीब सी हैरानी थी और वे न जाने मुझे देखकर अपने दिलों में क्या क्या कुछ सोच रही थीं। मेरा दिल यह सब देखकर दहकने लगा था। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, लेकिन अक्सर जो इकलौते बच्चों को खुशियां नसीब हुआ करती हैं, वे खुशियां मेरे नसीब में कभी न आई थीं। शायद मैं अपना मुकद्दर ही कुछ ऐसी काली स्याही से लिखवा कर लाई थी। मेरे पैदा होते ही मेरी माताजी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वे कुछ समय तो जीवित रहीं और फिर उसके बाद वे स्वर्ग सिधार गईं, और उनके जाने के बाद मेरी परवरिश की पूरी जिम्मेदारी मेरे पिताजी के सिर पर आन पड़ी थी। मेरे पिताजी मुझसे बेइंतहा प्रेम किया करते थे। जब मैं अभी सिर्फ 10 साल की हुई थी, तो मेरे पिताजी भी इस नश्वर संसार से हमेशा के लिए विदा हो गए थे। अब मैं इस भरी दुनिया में बिल्कुल तन्हा और अकेली हो गई थी। मेरे ददिहाल में भी कोई ऐसा न था जो मेरा हाल पूछने वाला हो, और न ही ननिहाल में कोई मेरा सहारा था। यानी सबके सब लोग मुझे मेरे हाल पर अकेला छोड़कर चले गए थे। मेरे ददिहाल में तो किसी ने भी मुझे अपनाने की कोशिश न की। अगर मैं कोई बेटा होती तो शायद कोई जायदाद की खातिर मुझे पाल लेता और अपने पास रख लेता, लेकिन मैं एक बेटी थी। इसी वजह से मुझे कोई भी अपने पास रखने के लिए तैयार न था। हाँ, अलबत्ता यह बात थी कि ननिहाल में मेरी एक मौसी थी जिनका नाम कमला मौसी था, जिन्हें मैं बहुत प्यारी थी। जब किसी ने भी मेरी देखभाल का जिम्मा न लिया तो मेरी मौसी सामने आईं और कहने लगीं, इस बच्ची को अब मैं अपने साथ रखूंगी। यह मेरी सगी बहन की बेटी है। यह बिल्कुल मेरे अपने बच्चों जैसी है। मैं इसे यूं अकेला हरगिज नहीं छोड़ूंगी। यूं मैं 10 साल की छोटी सी उम्र में अनाथ होकर अपनी मौसी के घर आ पहुंची थी। मौसी मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करती थीं। उन्होंने मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी की थी और मुझे कभी यूं महसूस भी न होने दिया था कि मैं अनाथ हूं। हाँ, लेकिन फिर ये बात हुई कि जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो मौसी को मेरी चिंता सताने लग गई थी। बिल्कुल उसी तरह जैसे माताओं को अपनी बेटियों के जवान होने की चिंता लगी रहती है, बिल्कुल वैसे ही मैं भी अपनी किशोरावस्था को छू रही थी। और मेरी मौसी मुझे यूं बड़ा होता देखकर बहुत ज्यादा चिंतित होने लगी। उन्होंने मेरा स्कूल में भी दाखिला करवा दिया था। अभी तो मेरी उम्र ऐसी थी कि मैं सिर्फ 5वीं कक्षा में ही पढ़ती थी। मेरी उम्र उस वक्त 14 वर्ष थी, और उन्हीं दिनों में मेरे ददिहाल के कुछ लोगों के मुंह से यह सुना गया था कि मेरे पिता की जो तमाम जायदाद थी वह अब कानूनी तौर पर मेरे नाम होने वाली है, और अब मेरे वही ददिहाल के लोग मुझे वापस अपने पास लाना चाहते थे। लेकिन मेरी मौसी अच्छी तरह जानती थीं कि वे लोग वहां पर मुझे ले जाकर सिर्फ एक नौकरानी बनाकर ही रखेंगे, क्योंकि उनमें से कोई भी मेरी मां को अच्छा नहीं समझता था। इसी वजह से तो मेरे बिल्कुल अनाथ होते ही उन सब लोगों ने मुझसे अपना मुंह फेर लिया था। लेकिन अब जब जायदाद का बंटवारा होने लगा और पिता की तमाम दौलत मेरे नाम होने लगी, तो अचानक उन सबको ही मेरी चिंता सताने लग गई थी। अब तो ददिहाल का एक एक व्यक्ति यह दावा करता था कि लक्ष्मी को अब हम अपने पास ही रखेंगे, और ये बात सुनकर मैं खुद भी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। अपनी मौसी से मेरा बहुत ज्यादा लगाव था। मैं अपनी मौसी को हरगिज छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। एक रोज मेरे चाचा हमारे घर आए और कहने लगे, लक्ष्मी बेटा, अपनी तैयारी करो, मैं आज तुम्हें अपने साथ लेने आया हूं।
मैं भला अपनी मौसी को छोड़कर कैसे जा सकती थी, अपनी उस मौसी को जिसने इतने कठिन और मुश्किल समय में मेरा साथ दिया था। बल्कि न सिर्फ मेरा साथ दिया था, बल्कि उन्होंने तो मुझे बिल्कुल एक सगी बेटी की तरह बनाकर रखा हुआ था। उस वक्त मेरी आंखों से बेअख्तियार आंसू निकल आए थे। मैं रोते हुए कहने लगी, नहीं चाचा, मैं मौसी जी को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। मेरा मासूम सा मन सिर्फ अपनी मौसी के इर्द गिर्द ही घूमता रहता था। मुझे अब वे पुरानी झिड़कियां और वे थप्पड़ याद आने लगे थे जो पिताजी की मृत्यु के बाद उन सब लोगों से मैंने खाए थे। अब भला मैं कैसे उन सबको अपना हमदर्द मानकर उनके पास वापस चली जाती। मैं हरगिज उनके पास वापस नहीं जाना चाहती थी। मैं उस वक्त बहुत छोटी सी थी। धन दौलत की मुझे कोई परवाह न थी और न ही मुझे इस सब की कोई खास जानकारी थी। मैं तो सिर्फ प्रेम की प्यासी थी। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ सच्चा प्रेम ही चाहिए था और वह प्रेम मुझे मेरी मौसी से मिल रहा था। मैं उस प्रेम की प्यासी अपनी इस प्यास को सिर्फ दौलत के टुकड़ों से कैसे बुझा सकती थी, या फिर उन बनावटी और झूठे रिश्तों में उस प्रेम को कहाँ तलाश कर सकती थी। मुझे अपनी मौसी से दूर होना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था। मैं अब जल्दी से जाकर अपनी मौसी के सीने से लग गई और रोते हुए कहने लगी, मौसी जी, मुझे कभी भी खुद से अलग मत कीजिएगा, मुझे कभी मत छोड़िएगा। लेकिन उन लोगों ने मेरी मौसी से बहुत ज्यादा बहस की और धमकी देने लगे कि हम तुम पर केस कर देंगे, हम तुमसे इस लड़की को छीन कर ले जाएंगे। मेरी मौसी तड़प कर कहने लगी कि उस वक्त तो तुम लोगों को इसकी कोई परवाह न थी, अब अचानक तुम लोगों को इसकी इतनी याद क्यों आने लग गई है। वे लोग कहने लगे, हम सब जानते हैं तुमने इसे अपने पास क्यों रखा हुआ है, क्योंकि तुम इसकी जायदाद की भूखी हो। तुम्हारी नज़र इसकी उस जायदाद पर है जो इसका पिता इसके लिए छोड़कर चला गया है। मेरी मौसी ने दो टूक जवाब दिया, वह सारी धन दौलत तुम लोग ले जाओ, मुझे इसकी रत्ती भर चिंता नहीं है। मुझे बस मेरी भांजी दे दो, ये मेरी बेटी है और मैं इसे बेटी के अलावा कुछ भी नहीं समझती हूँ। उन लोगों ने ऐसा टॉर्चर किया और इतना दबाव डाला कि मेरी मौसी ने मजबूर होकर मेरी 14 साल की उम्र में ही अपने 23 साल के बेटे अर्जुन से मेरी शादी कर दी थी। मैं उस वक्त बहुत ज्यादा मासूम थी। मुझे इन सब पेचीदा बातों की कोई समझ न थी। मेरी मौसी ने बस यही सोचा था कि अगर वे मेरी शादी अपने बेटे से कर देंगी तो हो सकता है कि उन लोगों के मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएं। मौसी ने मुझसे कहा था कि तुम उन लोगों से साफ कह दो कि तुम्हें उनकी धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है। मैंने भी उनसे कह दिया था कि अपनी दौलत अपने पास रखें, मुझे सिर्फ मेरी मौसी जी चाहिए। और यूं मैं अपनी मौसी के साथ ही उनके घर में रह गई थी। हाँ, लेकिन ये मेरे साथ एक बहुत बड़ा जुल्म हो गया था। 14 साल की कच्ची उम्र में मुंह मासूम की शादी कर दी गई थी और फिर उसके बाद कुछ ही समय बीता था कि मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। और जब मेरे पति ने एक डॉक्टर को घर बुलाया तो वह डॉक्टर मेरे पति का पुराना दोस्त था। वह मेरी हालत देखकर मेरे पति से कहने लगा कि तुम्हारी पत्नी मां बनने वाली है और तुम्हारी इतनी छोटी बच्ची से शादी हुई है, कुछ तो ईश्वर का खौफ किया होता तुमने। अगर तुम इसे कहीं और किसी बड़े अस्पताल में या किसी और डॉक्टर के पास ले जाते तो तुम लोगों पर इसका गंभीर पुलिस केस भी बन सकता था। इसलिए तुम लोगों के लिए यही बेहतर है कि तुम लोग इसे अब घर से बाहर न निकालो और ऐसे प्रभाव वाले इंसानों या डॉक्टरों तक इसे न लेकर जाओ जो तुम पर केस बना डालेंगे। बस इसी खौफ की वजह से मेरा पति और मेरी सास मुझे कहीं भी किसी भी डॉक्टर के पास ले जाना नहीं चाहते थे। लेकिन मेरी हालत थी कि पल पल बिगड़ती ही चली जा रही थी। रोज बरोज मेरे पेट के इस दर्द में इजाफा होता चला जा रहा था और मेरी रंगत पीली से पीली होती चली जा रही थी। मेरी यह हालत देखकर मेरी सास को दिल में कुछ तो परेशानी होती थी, लेकिन वे क्या करतीं? उन्हें अपनी और अपने बेटे की जान भी तो प्यारी थी। वे किसी भी सूरत में पुलिस का केस नहीं बनवाना चाहती थीं। इसलिए वे बस घर में मौजूद ही कुछ फक्कियां और देसी दवाइयां मुझे दे देती थीं। अस्थायी तौर पर तो कुछ दर्द में कमी आ जाती थी, लेकिन जब उसके बाद उस दवा का असर खत्म होता तो दर्द पहले से भी ज्यादा तीव्रता से होता था।
मैंने कई बार उनसे रोकर कहा था कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, लेकिन मेरी उम्र भी इतनी न थी कि 15 साल की उम्र में मैं मां बनने वाली थी। नासमझी के आलम में ये मेरे लिए बिल्कुल पहला अनुभव था। मैंने पहले कभी जीवन में ऐसा कोई अनुभव नहीं किया था। यह तो न जाने क्यों मेरे साथ ऐसा सब कुछ हो रहा था। मेरा स्कूल जाना भी अब छुड़वा दिया गया था। मैंने तो अभी 8वीं कक्षा भी पास न की थी कि मेरी शादी हुई, और शादी के तुरंत बाद ही मुझे गर्भ ठहर गया था। अब इसके बाद मेरी यह जो हालत हो रही थी, उसने मेरी पूरी जिंदगी ही खराब करके रख दी थी। उस रोज भी जब मेरी सास और मेरा पति घर पर मौजूद न थे, तो हमारे पड़ोस की वह महिला मेरे पास आई। मेरी हालत देखकर वे मुझसे कहने लगीं, अरे बेटी, ईश्वर का कुछ तो खौफ करो। तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है और तुम अभी तक डॉक्टर के पास नहीं गई। मैंने उन्हें बताया कि मेरी सास और मेरे पति नहीं चाहते हैं कि उन पर कोई पुलिस केस बने या फिर कोई भी कानूनी समस्या हो। इसी वजह से वे मुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाते। तभी वे कहने लगीं, ऐसे तो तुम मर जाओगी, मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगी। मेरी सास और पति के जाते ही मैंने पीछे से उस औरत को बुलवा लिया था, क्योंकि अब यह तकलीफ और यह दर्द बर्दाश्त करना मेरे बस की बात न रही थी। और इसके साथ ही मैं अस्पताल पहुंच गई थी। हम लोगों ने एक रिक्शा बुलवा लिया और अस्पताल की ओर चल पड़े थे। लगभग आधे घंटे के सफर के बाद हम दोनों अस्पताल के दरवाजे पर खड़ी थीं। अस्पताल जाते ही मुझे देखते ही डॉक्टर तुरंत मेरी तरफ बढ़ी और मुझे परीक्षण वाले कमरे में ले गई थी। ज्यों ही उसने मेरा चेकअप करना शुरू किया तो उसकी तो चीखें ही निकल गईं। उसने पूरा चेकअप करने से पहले ही मेरे साथ आने वाली उस महिला को अंदर बुलवाया। उसे यही लग रहा था कि वह मेरी सगी माँ है, लेकिन वह मेरी माँ नहीं थी, लेकिन वह बिल्कुल मेरी माँ जैसी ही साबित हो रही थी। उनका नाम शांति काकी था और वे वाकई बहुत नेक दिल महिला थीं। डॉक्टर ने उन्हें अंदर बुलवाया और उन पर जैसे डॉक्टर बुरी तरह बरस पड़ी थी। मेरे इर्द गिर्द तमाम नर्सेज और अन्य डॉक्टर्स भी जमा हो गए थे। स्वाभाविक सी बात थी, मैं एक छोटी सी बच्ची थी। अभी तो मैं पूरे 16 साल की भी न हुई थी और मैं एक बच्चे को जन्म देने चली जा रही थी। तो भला इन डॉक्टरों के लिए यह हैरानी की बात कैसे न होती। जैसे ही उन्होंने शांति काकी को बुलाया तो वे उन पर तो बस बरस ही पड़ी। अरे महिला, आपको क्या जरा सी भी शर्म नहीं आती? इतनी छोटी सी बच्ची की आपने शादी कर दी, और शादी कर दी तो फिर इसका ख्याल तो रखना चाहिए था। देखिए अब इसका क्या हाल हो चुका है। इस बच्ची का बचना भी बहुत मुश्किल लग रहा है। इसके पेट में जो बच्चा है वह पूर्ण रूप से कमजोर हो चुका है, और कमजोर होने के साथ साथ वह बच्चा कुछ दिन पहले ही इसके पेट में दम तोड़ चुका है। उस मृत बच्चे का जहर अब फैलते फैलते इस लड़की के अपने शरीर के अंदर तक पहुंच चुका है। हो सकता है अब इस लड़की की जान को भी गंभीर खतरा हो। हमें तुरंत और जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन करना होगा, और आप लोगों पर इस सब का पुलिस केस भी बनता है। ये खौफनाक बात सुनकर शांति काकी के पैरों तले जमीन ही निकल गई थी। वे तो महज मेरे प्रति एक सहानुभूति के तहत यहां लाई थीं। मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि शांति काकी के अपने हाथों में पसीना आने लगा था। वे घबराकर कहने लगी, बेटा, ये तो हमारे मोहल्ले की एक लड़की है। ये बिल्कुल मेरी अपनी बेटियों जैसी है, और इसको इसके घर में से कोई भी अस्पताल नहीं ला रहा था। इसी वजह से मैंने कहा कि चलो मैं खुद लाती हूँ। मैं इसकी सास और इसके पति को अब भी तुरंत बुलाती हूँ। और वे यह भी साथ कहकर वहां से चली गईं कि आप ऑपरेशन का इंतजाम शुरू करें। मैं अभी इसके घर वालों को जाकर सूचना देती हूँ। और फिर वे जल्द ही एक बार फिर से रिक्शे में बैठीं और मेरे घर की तरफ भागीं। वापसी पर उनके साथ मेरा पति और मेरी सास भी अस्पताल पहुंच गए थे। अभी तक डॉक्टर्स ने मेरा ऑपरेशन शुरू नहीं किया था। वे मेरे पति और मेरी सास के आने का ही इंतजार कर रही थीं। जैसे ही मेरा पति और सास अस्पताल के अंदर दाखिल हुए, तुरंत ही वह डॉक्टर उन दोनों पर बुरी तरह बरस पड़ी। उनसे सख्त लहजे में कहा कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि इतनी छोटी सी उम्र में इस बच्ची की शादी कर दी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि आप लोगों ने इस मासूम बच्ची की जान के बारे में एक बार भी न सोचा।
मेरी सास और मेरा पति शर्मिंदगी के मारे सिर झुकाए खामोश खड़े हुए थे। मालूम नहीं शांति काकी ने उन दोनों को कैसे मना लिया होगा यहां पर आने के लिए। मेरे पति और मेरी सास ने डॉक्टर से बार बार माफी मांगी, लेकिन वह डॉक्टर किसी तौर भी संभलने में नहीं आ रही थी। आखिरकार शांति काकी ने एक बार फिर बात संभाली और कहने लगी, बेटा, बस अब जो हुआ सो हुआ। ये लोग बहुत ही गरीब लोग हैं और ये बार बार थाने और कचहरियों के चक्कर हरगिज नहीं काट सकते। आप बस अब खामोशी से इसका इलाज कीजिए और हमारा यह काम कर दीजिएगा। डॉक्टर को उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था। वे तो संभाले न संभल रही थीं, लेकिन उस वक्त पुलिस को बुलाने और कोई भी हंगामा खड़ा करने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मेरा ऑपरेशन करना था, क्योंकि बच्चा मेरे पेट में ही दम तोड़ चुका था और उसका जहर अब मेरे पूरे शरीर में फैलता ही चला जा रहा था। दर्द की वजह से मेरी हालत और अधिक खराब होती चली जा रही थी। डॉक्टर ने फिर जल्दी से मुझे ऑपरेशन थिएटर में स्थानांतरित किया और मेरा ऑपरेशन करना शुरू कर दिया था। मैं इस दौरान बिल्कुल बेहोश हो गई और जब मुझे दोबारा होश आया तो मैंने देखा कि मेरे इर्द गिर्द वे तमाम लोग खड़े हैं, जैसे शांति काकी, मेरा पति, मेरी सास और मेरी मौसी। सब के सब बड़ी चिंता से मेरी तरफ देख रहे थे। मेरी मौसी की आंखों में तो आंसू भरे हुए थे। डॉक्टर ने बताया था कि अगर अगले 2 घंटों में मुझे होश न आया तो हो सकता है कि मैं हमेशा के लिए इस दुनिया से ही चली जाऊं। लेकिन ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि मेरी जान बच गई थी। लेकिन मेरी शारीरिक स्थिति उस वक्त इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि मैं उठकर बैठने के योग्य भी न रही थी। मेरा ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन के बाद मुझे इतनी ज्यादा कमजोरी हो गई थी कि खुद को संभालना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। होश में आ जाने के बाद भी मेरी तबीयत बिल्कुल वैसी की वैसी ही निढाल थी। मेरा पति और मेरी सास मेरी तरफ देख देख कर रोए चले जा रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं वाकई अब कभी होश में नहीं आऊंगी। लेकिन अब एक बार फिर से मैं उनकी जिंदगी में वापस मौजूद थी। अभी मैं इस पूरी स्थिति को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और वही डॉक्टर अंदर दाखिल हुई। डॉक्टर साहिबा अभी भी उन पर नाराज थीं, लेकिन मुझसे निहायत नरमी और प्यार से पूछने लगी, बेटी, अब तुम कैसी हो, ठीक हो? मैंने धीमी आवाज में कहा, जी मैं पहले से कुछ बेहतर। मैं उस वक्त बहुत मुश्किल से ही बोल पा रही थी। उन्होंने मेरे माथे पर प्यार से हाथ फेरा, फिर मेरे बालों में शफकत से हाथ फेरा और कहने लगी, बेटा, मैं तो सचमुच तुम्हारे पति और तुम्हारी सास पर पुलिस केस करना चाहती हूं कि आखिर इतनी छोटी सी उम्र में कोई कैसे किसी की शादी कर सकता है, किसी मासूम के साथ ऐसा जुल्म कैसे कर सकता है। अब तुम खुद देखो, अगर तुम्हारी जान चली जाती तो फिर इसमें नुकसान किसका होना था? सिर्फ तुम्हारा ही होना था ना। और अब तुम महज 16 साल की उम्र में ही मां बनने चली थी। अब देखो, तुम्हारा बच्चा भी न बच सका और तुम्हारी अपनी जान भी कितने बड़े खतरे में थी। कोई ऐसी मजबूरी थी तो मुझे खुलकर बताओ। मैंने कहा, नहीं डॉक्टर साहिबा, ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस घर की कुछ मजबूरियां ऐसी थीं जिसकी वजह से शादी करनी पड़ी। मैं उस वक्त भी अपनी सास और अपने पति को उनके सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उनकी बातों का समर्थन किया। मैंने डॉक्टर साहिबा से बड़ी विनती की कि ईश्वर के लिए आप पुलिस को बिल्कुल भी सूचित मत कीजिएगा। मेरी जिंदगी बच गई है, बस अब यही काफी है। आगे हम सब लोग मिलकर मेरा ख्याल रखेंगे और मेरी तबीयत भी अब कुछ ठीक हो जाएगी। डॉक्टर फिर भी मेरी सास और मेरे पति पर बहुत नाराज थी। वे कहने लगीं कि अरे यह तो एक बच्ची थी, तुम लोग तो बड़े थे, समझदार थे, तुम लोगों को आखिर क्या हुआ था? अगर शादी करना इतनी ही जरूरी थी तो तुम लोग सिर्फ विवाह की रस्म करके ही इसे छोड़ देते और जब यह लड़की पूर्ण रूप से वयस्क हो जाती उसके बाद ही तुम लोग इसकी विदाई करते। अब देखो क्या हालत हो गई है इस बच्ची की। अभी भी इसके बचने की कोई खास उम्मीद नहीं थी। मैं यह सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी और दर्द की वजह से अभी तक मेरा शरीर सुन्न सा था। मेरी आंखें नम होती महसूस हो रही थीं।
मुझसे अब यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई मेरे पति और मेरी माँ जैसी सास, जो कि मेरी सगी मौसी भी थीं, को इस तरह की जली कटी बातें कहे। मैंने डॉक्टर की तरफ देखकर एक बार फिर उनसे विनती की, डॉक्टर साहिबा, प्लीज ईश्वर के लिए आप यह सब बातें अब छोड़ दें। आप ऐसा हरगिज नहीं कीजिए। मेरे पति ही तो मेरा एकमात्र सहारा है और मेरी सास तो मेरी सगी माँ की तरह है। उन्होंने ही तो मुझे पाला पोसा है। मैं उन्हें किसी भी किस्म की मुश्किल में नहीं देख सकती हूँ। मेरी यह तड़प देखकर डॉक्टर साहिबा कहने लगीं, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर इन लोगों को यहाँ से जाने की अनुमति देती हूँ। मैं तुम लोगों को माफ कर देती हूँ और पुलिस के हवाले बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और वह शर्त यह है कि तुम लोग अब इस बच्ची का बहुत खास ख्याल रखोगे। और फिर वे मेरे पति की तरफ देखकर सख्त लहजे में कहने लगीं, अब मेरी बात गौर से सुनो। जब तक यह लड़की पूर्ण रूप से 20 साल की नहीं हो जाती, तुम इसके करीब तक नहीं आओगे। मेरे पति ने बड़ी आज्ञाकारिता से अपना सिर झुका लिया। मैं खामोशी से यह सारा दृश्य देख रही थी। डॉक्टर ने फिर मुझसे पूछा, तुमने अपनी पढ़ाई कितनी की है? मैं उन्हें अब क्या बताती। मेरा तो पूरा बचपन ही मेरी इस शादी की भेंट चढ़ गया था। अब मैं भला इस सब के बाद पढ़ाई कैसे कर पाती? 8वीं कक्षा तक ही तो मैं पढ़ पाई थी। मैंने शर्मिंदगी से अपनी नज़रें झुका दीं और कहा, मैं मुश्किल से 8वीं कक्षा ही पढ़ पाई हूँ। इस बात पर उन्हें और गुस्सा आ गया, लेकिन उन्होंने अर्जुन से कहा, अब तुम लोगों ने इसकी एक बार फिर से पढ़ाई शुरू करवानी है, और अगर इन तमाम चीज़ों में से कोई एक बात भी आप लोगों ने पूरी न की तो मैं आप दोनों को जेल भिजवा सकती हूँ। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि कम उम्र की शादी की कितनी बड़ी सज़ा है। और फिर उसके बाद इसकी जो हालत आप लोगों ने कर दी है, अगर इसे कुछ हो जाता तो इसकी हत्या का आरोप भी आप लोगों के जिम्मे ही लगना था। मेरी सास और मेरा पति उस वक्त वाकई सच में बहुत ज्यादा शर्मिंदा थे। शांति काकी मेरे सिरहाने बैठी मेरा सिर दबा रही थीं। मैंने बड़ी कृतज्ञता भरी नज़रों से उनकी तरफ देखा था, क्योंकि उन्हीं की हिम्मत की वजह से आज मेरी जान बची थी। मैंने खामोशी से बस एक मुस्कुराहट के साथ उन्हें देखा, और फिर मैंने देखा कि जब डॉक्टर वहां से वापस चली गई तो मेरी सास भागती हुई मेरे पास आई। उन्होंने मेरा माथा चूमा और रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो मेरी बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मुझे हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी एक गलती की वजह से तुम्हारी जिंदगी इतनी खराब हो गई है। मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि मेरे इस एक फैसले की तुम्हें इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अब देखो, मैं पोता खिलाने के लालच में उसे पहले ही खो बैठी हूँ। मुझे उस बच्चे के जाने का दुख नहीं है, मुझे तो बस तुम्हें खोने का बहुत ज्यादा खौफ हो रहा था। तुम्हें तो मैंने अपने इन हाथों से पाला पोसा है। अगर वह बच्चा चला गया तो कोई बात नहीं, शायद ईश्वर की इच्छा इसी में होगी। तुम बच गई हो मेरे लिए, अब यही दुनिया की सबसे बड़ी बात है। मैंने उनके पीछे खड़े अपने पति को देखा। वे भी अपने आंसू पोंछ रहे थे। वे भले ही उम्र में मुझसे काफी बड़े थे, लेकिन वे मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम किया करते थे। शादी के इस 1 साल में मैं इतना तो जान गई थी कि वे मुझ पर अपनी जान वारते थे। भले ही मैं उनसे कितनी ही छोटी थी, लेकिन वे हमेशा मेरे साथ बिल्कुल एक बच्चा बन जाया करते थे। जिस तरह की बचकानी हरकतें मैं करती थी, वे मेरे साथ वैसे ही बन जाते और हर वक्त मेरा सहारा बने रहते। आज मैंने उनका वह सारा कर्ज उतार दिया था और उनके सामने एक ढाल बनते हुए मैंने उन्हें डॉक्टर के उस कोप से बचा लिया था, वरना शायद वह डॉक्टर आज उन्हें थाने पहुंचाकर ही दम लेती। कुछ दिन तो अस्पताल में रहकर मेरी बहुत ज्यादा देखभाल की गई थी। उसके बाद मेरा पति, शांति काकी और मेरी सास मुझे साथ लेकर घर आ गए थे। अब इसके बाद से मैं अपनी सास के कमरे में ही रहने लगी थी। मेरे पति अब मुझ पर कोई पति वाला अधिकार भी न जताते थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि अब कितनी लंबी अवधि के बाद उन्होंने मेरे करीब आना है। ये हमारी जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद अनुभव था जो हम लोगों के साथ बीत चुका था। हम सब लोग इस घटना से काफी सबक हासिल कर चुके थे और अब हम जीवन में और ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे।
मेरी जिंदगी अर्जुन के लिए बहुत प्यारी थी। इसी वजह से वे अब खुद को रोके हुए थे। मेरी उम्र 20 साल होने तक वे मेरे करीब नहीं आ सकते थे। एक बार फिर से मेरे पति ने मेरा स्कूल में दाखिला करवा दिया था। मैंने इन 4-5 सालों के दौरान बहुत मेहनत की और अपना हाई स्कूल मैट्रिक पूरा किया, और फिर उसके बाद मैंने BA में दाखिला ले लिया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अब मेरी उम्र मेरी वास्तविक शादी की हो चुकी थी। यूं एक बार फिर से इस दुनिया की रस्म निभाने के लिए मेरी बहुत धूमधाम से शादी की गई। पहले जब मैं बचपन में 14 साल की थी तब मेरा विवाह कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से मुझे एक पूर्ण दुल्हन की तरह सजाया गया और धूमधाम से दुल्हन बनाया गया, और फिर मैं यूं दुल्हन बनकर अपने पति की सेज पर आकर बैठ गई थी। एक बार फिर से हमारी शादी हो गई थी। शायद पूरी दुनिया में दूसरी बार शादी करने वाला यह एकमात्र जोड़ा हमारा ही था। इस बार मैं ईश्वर का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी कि मेरी वे तमाम इच्छाएं जो मैंने बचपन से की थीं, अब वे सब पूरी हो चुकी थीं। मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की और फिर मेरी एक सही और बड़ी उम्र में शादी भी हुई, और इस सब के बाद अब मैं अपने पति और अपनी सास के साथ अपने इस घर में बहुत खुशी का जीवन व्यतीत कर रही हूं। मैं अब अक्सर यह सोचती हूं कि अगर उस दिन शांति काकी न होती और वे उस समय मुझे जबरदस्ती लेकर न जाती तो शायद आज मैं जीवित भी न होती, और अगर मैं इस बात पर खामोश रह जाती और मेरी जान किसी न किसी तरीके से अगर बच भी जाती तो फिर शायद मैं आज कितने ही बच्चों की मां बन चुकी होती, और शायद मैं आज एक मानसिक रोगी भी बन चुकी होती। लेकिन ईश्वर भला करे शांति काकी का और उस डॉक्टर का, जिन्होंने मुझे वाकई न्याय दिला दिया था, और यूं मेरी जिंदगी ने एक बार फिर से करवट ली और मैं तमाम सफलताएं समेटकर एक बार फिर से अपने पति के साथ थी। मेरी सास अब उस पुराने अनुभव के आधार पर बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गई हैं। वे अब मेरी छोटी सी छोटी बीमारी को भी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा देती हैं और हर वक्त कहती हैं, बेटी तुम अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखा करो, तुम बहुत नाजुक हो। और मेरे साथ तो वे ऐसा कर चुकी हैं, लेकिन अब वे मोहल्ले की अन्य महिलाओं को भी यही प्रेरणा देती रहती हैं कि आप लोग कभी भी अपनी बेटियों की इस तरह कम उम्र में शादी बिल्कुल भी न करें, वरना उनकी जिंदगी खराब होने के साथ साथ उनकी जान चले जाने का भी बहुत ज्यादा खतरा रहता है। ईश्वर दुनिया की हर एक बेटी को सलामत रखे। बेटियां हों तो बेटों से भी ज्यादा प्यारी होती हैं। बेशक मैंने लक्ष्मी को खुद जन्म नहीं दिया था, लेकिन लक्ष्मी को मैंने पाला पोसा बड़ा किया। मुझे उससे बिल्कुल वैसा ही एहसास होता है जैसा कि एक सगी माँ को अपने बच्चे के साथ होता है। मैं उसे बिल्कुल भी पराया बच्चा नहीं समझती, वह अब मेरी अपनी ही बेटी है। मैंने इसी वजह से तो उसे अपने बेटे के साथ ब्याह दिया है, ताकि कोई और उसे मुझसे दूर न ले जा सके। कहते हैं कि महिला बहुत संवेदनशील होती है और बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होती है, पर मैं कहती हूं कि उससे कहीं ज्यादा संवेदनशील उसका दिल होता है, और जरा सी ठेस लगने पर वह तुरंत टूट सा जाता है, और वह जब किसी को तकलीफ में देख ले तो उसे खुद चैन नहीं आता। मेरी सास के साथ भी बिल्कुल यही सब कुछ हो रहा था। उन्होंने मुझे उस वक्त इतनी ज्यादा तकलीफ में देखा था कि अब वे दोबारा मेरे जरा से बुखार को भी बहुत ज्यादा अपने सिर पर सवार कर लेती थीं। लेकिन अब मैं हकीकत में बहुत ज्यादा खुश हूं। मेरी जिंदगी अब पूरी हो चुकी है और मेरा पति एक बेहतरीन साथ देने वाला पुरुष साबित हुआ है, और मेरी सास बहुत प्रेम करने वाली सास है, बिल्कुल मेरी अपनी माँ के जैसी। मैं अब यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर मेरी जिंदगी में वे तमाम खुशियाँ लिख दे जो मैंने अपने अरमानों में सोच रखी थीं, और मैं अब यह पक्का इरादा भी कर चुकी हूँ कि अगर मेरी अपनी बेटी हुई तो मैं उसके तमाम सपने और ख्वाब पूरे करूंगी, और मैं उसकी कभी भी इस तरह कम उम्र में शादी हरगिज नहीं करूंगी। मैं उसकी एक मजबूत ढाल बन जाऊंगी, और जो माँ होती है वह अपने बच्चों के लिए एक बेहतरीन ढाल ही बन जाया करती है। मैं भी अब ऐसी ही माँ बनने वाली हूँ। मैं दिल से चाहती हूँ कि अब ईश्वर जल्द से जल्द मेरी गोद हरी कर दे और मेरी जिंदगी एक बार फिर से पूरी हो जाए। मुझे वे तमाम पुराने दुख और दर्द भूल जाएं जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखे थे।
मैं अपने पिताजी का मुझसे बिछड़ना भी भूल जाऊं, अपने उस पहले बच्चे का खोना भी भूल जाऊं, वे तमाम पुराने दुख दर्द भी मेरे मस्तिष्क से निकल जाएं और मैं हमेशा हमेशा के लिए खुश हो जाऊं। और मुझे पूरा यकीन है कि ये तमाम खुशियां ईश्वर मेरी झोली में एक दिन जरूर डालेगा। मेरी इच्छा सिर्फ इतनी है कि मैं कुछ ऐसे शब्द लिखूं जिससे कोई गुमराही के रास्ते में जाते जाते रुक जाए, और अगर न भी रुके तो कम से कम एक बार सोच में जरूर पड़ जाए। जायदाद का नया विवाद और माया चाची की एंट्री। जब अर्जुन ने मेरा दाखिला दोबारा स्कूल में करवाया तो ये बात मेरे ददिहाल वालों तक पहुंच गई। मेरे चाचा तो खामोश हो गए थे, लेकिन उनकी पत्नी यानी मेरी माया चाची एक मक्कार और लालची महिला थीं। उन्हें जब पता चला कि लक्ष्मी अब मरने के बजाय तंदुरुस्त हो रही है और पढ़ लिख कर समझदार बन रही है, तो उन्हें अपनी जायदाद हाथ से निकलती दिखाई दी। एक दोपहर जब अर्जुन ऑफिस में थे और सास मंडली में थीं, माया चाची अचानक हमारे घर आ धमकीं। उनके साथ एक अजनबी व्यक्ति था जिसे वे अपना दूर का भाई बताती थीं। उन्होंने आकर सहानुभूति का नाटक शुरू किया और कहने लगीं, बेटी, हमने सुना तुम्हारा बच्चा नष्ट हो गया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी मौसी ने जबरदस्ती अपने बेटे से तुम्हारी शादी कराई। यह घर तुम्हारे लिए अशुभ है। उन्होंने मुझे बरगलाने की कोशिश की कि मैं उनके साथ चलूं और अपनी जायदाद का अधिकार उनके हवाले कर दूं, लेकिन इस बार मैं वह 14 साल की नासमझ बच्ची नहीं थी। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, चाची, जिस वक्त मैं मौत के मुंह में थी तब आपका कोई रिश्तेदार मुझे देखने नहीं आया। अब जब मैं जीने लगी हूं तो आपको मेरी चिंता सताने लगी। माया चाची ने जाते जाते धमकी दी कि वे अदालत में साबित करेंगी कि यह शादी गैर कानूनी है, ताकि जायदाद उनके कब्जे में आ जाए। इसी दौरान मेरी जिंदगी में एक और महत्वपूर्ण पात्र सम्मिलित हुआ। वे थे मेरे स्कूल के मास्टर सत्यानंद। वे एक बुजुर्ग और अत्यंत आदर्शवादी शिक्षक थे। जब अर्जुन ने उन्हें मेरी स्थिति और अतीत के बारे में बताया तो उन्होंने निर्णय लिया कि वे मुझे स्कूल के बाद घर पर भी समय देंगे ताकि मैं अपनी शैक्षिक शून्यता को भर सकूं। मास्टर जी सिर्फ किताबी पाठ नहीं पढ़ाते थे, बल्कि वे मुझे कानून और महिलाओं के अधिकारों के बारे में भी बताते थे। एक दिन उन्होंने मुझे बताया, बेटी लक्ष्मी, शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती, ये तुम्हारे हाथ में वह हथियार है जो तुम्हें माया चाची जैसे शिकारियों से बचाएगा। उनकी मार्गदर्शना ने मुझमें वह आत्मविश्वास पैदा किया जिसकी कमी थी। मैंने रातों को जागकर पढ़ाई की, यहाँ तक कि पेट के ऑपरेशन के निशानों का दर्द भी मेरी लगन के सामने तुच्छ हो गया। अस्पताल की वह डॉक्टर और एक नई दोस्ती। मेरी सेहत की बहाली के दौरान उसी अस्पताल की डॉक्टर अदिति मेरी हमदर्द बन गई। वे महीने में एक बार मेरा परीक्षण करने घर आती, लेकिन धीरे धीरे वे हमारे परिवार का हिस्सा बन गई। उन्होंने देखा कि अर्जुन किस तरह अपनी इच्छाओं को त्याग कर मेरी शिक्षा में मदद कर रहा है, तो उनका गुस्सा सम्मान में बदल गया। एक बार डॉक्टर अदिति ने मुझे एक सामाजिक कार्यक्रम में बुलाया, जहां कम उम्र की शादी के खिलाफ अभियान चल रहा था। वहां मैंने पहली बार मंच पर खड़े होकर अपनी कहानी सुनाई। जब मैं बोल रही थी तो सामने पहली पंक्ति में अर्जुन और मेरी सास बैठे गर्व से आंसू बहा रहे थे। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरा दर्द अब मेरी ताकत बन चुका है। माया चाची की हार और निर्णायक मोड़। कहानी में आखिरी मोड़ तब आया जब मैंने वे पूरा कर लिया। माया चाची ने वाकई अदालत में केस कर दिया था कि मेरी शादी बचपन में हुई थी, इसलिए यह अमान्य है, और जायदाद के संरक्षक वे खुद बनना चाहते थे। अदालत के कमरे में सब परेशान थे, लेकिन तभी डॉक्टर अदिति और मास्टर सत्यानंद गवाह बनकर आए। मैंने न्यायाधीश के सामने खड़े होकर कहा, हुजूर, ये सच है कि मेरी शादी कम उम्र में हुई और वह एक गलती थी, लेकिन उस गलती को सुधारने के लिए मेरे पति और सास ने मुझे बेटी बनाकर पाला, मुझे शिक्षा दिलाई, और आज मैं एक वयस्क महिला की हैसियत से दोबारा अर्जुन के साथ विवाह के बंधन में बंधना चाहती हूँ। मेरी जायदाद मेरी है, लेकिन मेरा परिवार वह है जिसने मुझे जीवन दिया, वे नहीं जिन्होंने मुझे अनाथ छोड़ दिया था। अदालत ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया और माया चाची को करारी हार का सामना करना पड़ा।
एक नया सवेरा। कई साल बीत गए। आज जब मैं अपने पति अर्जुन के साथ दोबारा दुल्हन बनकर बैठी थी तो मेरे पास सिर्फ जायदाद नहीं थी, बल्कि डिग्री भी थी और अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने की समझ भी। मेरी सास अब मोहल्ले की शैक्षिक राजदूत बन चुकी थीं। वे हर उस घर जाती थीं जहां किसी बच्ची की पढ़ाई छुड़वाई जा रही होती थी। आज जब मैं अपने कमरे में हूं तो मेरे दिल में वह खौफ नहीं जो 16 साल की उम्र में था। अब मैं तैयार हूं, एक मां बनने के लिए भी और एक मजबूत महिला के रूप में जीवन जीने के लिए भी। ईश्वर ने मुझे शांति काकी, डॉक्टर अदिति और मास्टर जी के रूप में जो फरिश्ते भेजे थे, उन्होंने मेरी काली स्याही से लिखी तकदीर को सुनहरे अक्षरों में बदल दिया। लक्ष्मी की जिंदगी का यह नया सफर अब सिर्फ एक दुख भरी कहानी नहीं रहा था, बल्कि यह एक ऐसा संघर्ष बन चुका था जिसने पूरे गांव के लोगों की सोच बदल दी थी। मौसी कमला का पश्चाताप और एक नई परंपरा, शादी के दोबारा बंधन में बंधने के बाद मेरी सास, जो कि मेरी सगी मौसी कमला भी थीं, के दिल में अब भी एक कसक बाकी थी। एक शाम वे मेरे पास आईं और मेरा हाथ थामकर कहने लगीं, बेटी, मैंने तुम्हें अपनी बहू तो बना लिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें इस गांव की बेटी बनाना चाहती हूं। उन्होंने अपनी उस छोटी सी हवेली का एक हिस्सा लक्ष्मी पाठशाला के नाम कर दिया, जहां गांव की वे बच्चियां जो स्कूल नहीं जा पाती थीं, उन्हें मैंने पढ़ाना शुरू किया। ये मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ था। अब मैं सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, बल्कि एक शिक्षिका भी बन चुकी थी। अर्जुन मेरे इस काम में मेरी सबसे बड़ी ढाल बनकर खड़े रहे। रघुनाथ की वापसी। एक नया मोड़ कहानी में। एक नया मोड़ तब आया जब मेरे पिताजी के एक पुराने विश्वसनीय मित्र रघुनाथ काका शहर से वापस लौटे। वे एक वकील थे और पिताजी की वसीयत के असली राजदार वही थे। उन्होंने खुलासा किया कि पिताजी ने सिर्फ जायदाद ही नहीं छोड़ी थी, बल्कि एक बड़ा बैंक खाता भी था, जो सिर्फ मेरी 21 साल की उम्र होने पर ही खुल सकता था। माया चाची और ददिहाल वालों को जब इस रकम की भनक पड़ी तो उन्होंने एक आखिरी साजिश रची। उन्होंने गांव की पंचायत में यह सवाल उठाया कि लक्ष्मी की दूसरी शादी की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि उसने पहले पति अर्जुन से तलाक नहीं लिया था। वे हमें कानूनी उलझनों में फंसाना चाहते थे। पंचायत का फैसला और अर्जुन की हिम्मत। पंचायत के दिन पूरा गांव जमा था। अर्जुन ने सबके सामने खड़े होकर वह बात कही जिसने सबके सिर शर्म से झुका दिए। यह शादी, तलाक या विवाह का मुद्दा नहीं है, ये एक बच्ची को उसका बचपन लौटाने का मुद्दा था। मैंने लक्ष्मी को उस वक्त तक छुआ तक नहीं जब तक वह मानसिक और शारीरिक रूप से इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो गई। अगर आप इसे पाप समझते हैं तो मैं यह पाप बार बार करूंगा। उसी समय डॉक्टर अदिति वहां पहुंची और उन्होंने वे मेडिकल रिपोर्ट्स प्रस्तुत कीं जो सिद्ध करती थीं कि किस तरह कम उम्र की शादी ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। पंचायत ने न सिर्फ हमारे पक्ष में फैसला दिया, बल्कि माया चाची के परिवार पर गांव में प्रवेश की पाबंदी लगा दी। गोदहरी होने का वह पल समय पंख लगाकर उड़ता रहा। मेरी उम्र 25 साल हो चुकी थी। एक सुबह जब मुझे एक बार फिर वही पेट में हल्का सा दर्द महसूस हुआ तो मैं सहमी हुई थी। अतीत की वे कड़वी यादें मेरे सामने आ खड़ी हुईं। मैं थर-थर कांप रही थी कि अर्जुन मुझे तुरंत डॉक्टर अदिति के पास ले गए, लेकिन इस बार दर्द का स्वरूप भिन्न था। डॉक्टर अदिति ने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़ा और कहा, लक्ष्मी, ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली है। तुम एक बार फिर मां बनने वाली हो, लेकिन इस बार तुम एक कमजोर बच्ची नहीं, बल्कि एक सशक्त और मजबूत महिला हो। ये समाचार सुनते ही मेरी सास ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट दी। शांति काकी, जिन्होंने मेरी जान बचाई थी, वे भागती हुई आईं और मेरी नजर उतारने लगीं। नन्ही प्रतीक्षा का आगमन। 9 महीने बाद अस्पताल के उसी कमरे में जहां कभी मेरी चीखें निकली थीं, वहां एक नन्ही परी के पहले रोने की आवाज गूंजी। हमने उसका नाम प्रतीक्षा रखा, जिसका अर्थ है इंतजार, क्योंकि हम सब ने उसका बहुत लंबा इंतजार किया था। जब डॉक्टर ने उसे मेरी गोद में रखा तो मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे शरीर के वे पुराने ऑपरेशन वाले निशान अब पूरी तरह भर चुके हैं।
वह बच्चा जो वर्षों पहले मुझसे बिछड़ गया था, शायद उसकी आत्मा इस नन्ही जान के रूप में वापस आ गई थी। आज मैं अपनी बेटी को देखती हूँ तो संकल्प करती हूँ कि मैं उसे एक ऐसी दुनिया दूंगी जहां उसे लक्ष्मी की तरह तड़पना न पड़े। अर्जुन अब सिर्फ एक पति नहीं बल्कि एक बेहतरीन पिता साबित हो रहे थे। वे रातों को जागकर बच्ची का ख्याल रखते ताकि मैं अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकूं। मेरी सास अब अक्सर आंगन में बैठकर गांव की महिलाओं को समझाती हैं, देखो, अगर मैंने इसे उस दिन मरने दिया होता तो आज मेरे आंगन में यह चहकार न होती। बेटियों को बोझ न समझो, उन्हें जीने दो ताकि वे तुम्हारी पीढ़ियों को जीवन दे सकें। मेरी कहानी अब दर्द से निकलकर उम्मीद की एक ऐसी लौ बन चुकी है जो हर उस घर में रोशनी फैलाती है जहां बेटी पैदा होती है। मैं अब एक दुख भरी कहानी की नायिका नहीं बल्कि एक सफल महिला, एक प्यारी माँ और एक गौरवान्वित पत्नी हूँ।